बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कैटसन के चैप्टर 2 की पार्ट 2 की वीडियो को। इस पार्ट में हम लोग मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन और सीडेटिव इंपॉर्टेंट ड्रग्स को पढ़ेंगे। एक तो बता रहे हैं कि बहुत सारे सब ग्रुप्स होते हैं, इनके मुख्तलिफ मैकेनिज्म होते हैं, लेकिन ओवरऑल ये सारे इनहिबिटरी एक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि सीडेटिव हिप्नोटिक्स का काम होता है ब्रेन के अंदर जो सिग्नल्स जा रहे हैं या बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है उसको डिप्रेस करना, ठीक है। दिमाग को थोड़ा ठंडा करना है कि यार ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स को ट्रीट करती है, पैनिक डिसऑर्डर हो गया या सीरियस वगैरह है, इस तरह बहुत ओवर एक्टिविटी हो रही होती है ना, उसको ट्रीट करता है, इनहिबिट करता है, ठंडा करता है, ठीक है। तो अब ये सारे सीडेटिव हिप्नोटिक्स मुख्तलिफ तरीकों से इनहिबिट ही करते हैं। अब इनहिबिट किस तरह करते हैं? मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है ना बेंजोडाइजेपिन्स का, बारबिटूरेट्स का, वो सारे गाबा रिसेप्टर्स के थ्रू ही होता है। तो हम इस मैकेनिज्म को डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले कि मैं गाबा रिसेप्टर्स की तरफ आऊँ या क्लोराइड चैनल्स की तरफ आऊँ, थोड़ा सा मैं आपको सिनैप्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ। अच्छा, ये देखिएगा, सबसे पहले मैं एक सिनैप्स ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसमें हमारे पास आ गया ये एक एक्सॉन टर्मिनल, सही हो गई बात, यानी कि प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन है। और फिर इसके बाद आ गया जी पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन। अब मैं ये थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन, क्योंकि इसी में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट समझाने हैं। होता बेसिकली क्या है आपको पता है, यहाँ से न्यूरो ट्रांसमिशन आती है, न्यूरो ट्रांसमिशन के आने पे इधर से न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, और न्यूरो ट्रांसमीटर्स जब रिलीज होते हैं तो यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, और ये रिसेप्टर्स इस मेम्ब्रेन को डीपोलराइज करते हैं, जिसकी वजह से आगे पोटेंशियल जाता है। ऐसा ही है। अब मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया डीपोलराइज करते हैं, इसका मतलब पहले ये पोलराइज्ड होती है। तो पोलराइजेशन क्या होती है? वो ये होती है कि मेम्ब्रेन अंदर वाली साइड से नेगेटिव होती है और बाहर इसकी पॉजिटिविटी होती है, तो इसको हम कहते हैं पोलराइज स्टेट। अब ये अंदर कितनी नेगेटिविटी होती है? ऑलमोस्ट हम जब वो ग्राफ्स वगैरह को डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे अगर ये -70 है, थोड़ा सा बड़ा ग्राफ बना लेते हैं, हाँ जी। अगर यहाँ पे हम कहते हैं कि जी वो -70 पे था, ये था उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल चल रहा था, जब ये ट्रांसमिटर्स आए तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव आयंस की एंट्री हुई। जैसे मिसाल के तौर पे सोडियम चैनल्स खुलते हैं, सोडियम की एंट्री हुई, और पॉजिटिव आयंस के अंदर आने की वजह से ये पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, जो कि अल्टीमेटली करते करते एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, सही। अब बात ये है, ये तो हो गया नॉर्मल मैकेनिज्म। अब अगर हमने इनहिबिट करना है, यानी हम चाहते हैं कम एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो, तो हमें इसको हाइपर पोलराइज करना पड़ेगा, यानी अंदर वाली साइड से ज्यादा नेगेटिव करना पड़ेगा। हम कह रहे हैं जो -70 है, इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो -90 हो जाए या -80 हो जाए या इस तरह करके हो जाए। तो हाइपर पोलराइज करेंगे तो जाहिर सी बात है ट्रांसमिशन जो है वो इनहिबिट हो जाएंगी। अब अंदर से मजीद नेगेटिव या हाइपर पोलराइज हम कैसे कर सकते हैं? या तो इसके अंदर कुछ नेगेटिव आइंस को भेजें, ठीक है। तो कोई भी नेगेटिव आयन जब इसके अंदर जाएगा उसकी वजह से ये हाइपर पोलराइज होगा। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ चैनल्स होते हैं जो कि क्लोराइड को अंदर भेज देते हैं, सही होगी बात। और इसी तरह से कुछ चैनल ऐसे भी होते हैं जो कि पॉजिटिव आयंस को बाहर भेज देते हैं। तो पॉजिटिव आयंस को बाहर भेजने से भी आपके पास हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी, सही हो गया। अभी थोड़ी बहुत तो भूल जाओ ना कि तो आपके पास नॉर्मल चीज़ थी एक। अब हम देख रहे हैं कि हमने हाइपर पोलराइजेशन कैसे करवानी है। तो या नेगेटिव आयंस को अंदर भेज दो या पॉजिटिव आयंस को बाहर भेज दो, इन दोनों की वजह से ओवरऑल अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी और इनहिबिशन हो जाएगी, यानी सीडेटिव हिप्नोटिक्स वाला काम हो जाएगा। ये जो चैनल्स होते हैं, अब मुख्तलिफ तरह के चैनल्स आपको पता है, कुछ चैनल्स वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, कुछ लाइगैंड गेटेड चैनल्स होते हैं। तो ये ऐसे लाइगैंड गेटेड चैनल्स हैं जिनके ऊपर जब गाबा आके लगता है तो ये चैनल्स खुलते हैं, सही हो गया। तो यहाँ पे आपके पास रिसेप्टर मौजूद है जिसपे जब गैमा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड आके लगेगा, यानी गाबा आके लगेगा, तो ये क्लोराइड चैनल्स खुल जाएंगे, यानी गाबा इनहिबिटरी एक्शन रखता है नर्वस सिस्टम के अंदर। वेरी सिमिलरली यहाँ भी जब गाबा आके लगता है तो ये चैनल्स खुल जाते हैं, सही हो गया। तो अब वो गाबा रिसेप्टर्स जिनमें जब गाबा अटैच होता है तो क्लोराइड चैनल खुलते हैं, इनको हम नाम देते हैं गाबा ए रिसेप्टर्स। और वो गाबा रिसेप्टर्स जिनमें जब गाबा रहता है पोटेशियम का इफ्लक्स होता है, इसको हम नाम देते हैं गाबा बी रिसेप्टर्स। इसी तरह से आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर गाबा सी रिसेप्टर्स भी होते हैं। बहरहाल गाबा सी रिसेप्टर का तो कहीं भी जिक्र नहीं हुआ हुआ, गाबा बी का फिर कुछ जगहों पर जिक्र है, और गाबा ए सबसे कॉमनली डिस्कस्ड है। बेंजोडाइजेपिन्स, बारबिटूरेट्स, ये सारे किस पे एक्ट करते हैं? गाबा ए के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा डिटेल में हम गाबा ए को डिस्कस करेंगे। गाबा सी कह लो रेटिना के अंदर इन्वॉल्व है, सोडियम चैनल्स को कर रहा होता है, बस इसके बारे में गोली मारे आप, बस बताना था कि गाबा सी भी होता है, बस एक शौकी मारनी थी मैंने, ठीक है। मिनी कार्डियो जिक्र भी नहीं है इसका। हाँ, गाबा बी का जिक्र जरूर है ये भी इनहिबिटरी, लेकिन ये पोटेशियम इफ्लक्स के थ्रू इनहिबिशन कर रहा होता है। गाबा बी के ऊपर, यानी इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो कोई ड्रग काम करता है उस ड्रग का नाम है बी, है ना, तो बी से याद रख लो बैक्लोफेन, ठीक है। बस गाबा बी के बारे में इतना याद रख लो, पोटेशियम इफ्लक्स कॉज करवाता है, उसमें बैक्लोफेन एक्ट कर रहा है, ठीक है। बाकी अब गाबा बी के बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है फिलहाल हमें। अब हम आते हैं गाबा ए की तरफ, जो हमारा मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न है। यहाँ पे गाबा ए रिसेप्टर की डायग्राम बनाई हुई है, आप देख सकते हैं ये बहुत सारे सब यूनिट्स का बना होता है। मैंने तो बड़ा सिंपल सा बना दिया ना, ये ऑलमोस्ट 5 सब यूनिट्स का बना हुआ होता है। वो 5 सब यूनिट्स कौन कौन से हो सकते हैं? वो अल्फा हो सकते हैं, बीटा हो सकते हैं, डेल्टा हो सकते हैं, गैमा हो सकते हैं, तो काफ़ी सारे हो सकते हैं।
लेकिन जो मेनली जो सबसे कॉमन टाइप है ना, उसमें होते हैं हमारे पास 2 अल्फा 1, 2 बीटा 2 और 1 गैमा 2। ठीक है, ये एक बड़ा कॉमन सा हमारे पास जो गाबा रिसेप्टर होता है वो ये है। अब मैंने देखो अल्फा में भी अल्फा 1 बताया है, क्योंकि अल्फा के भी काफ़ी टाइप्स हैं, अल्फा 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है। इसी तरह बीटा के भी काफ़ी टाइप्स हैं, गामा के भी काफ़ी टाइप्स हैं। तो बहुत सारे किस्मों के सब यूनिट से ये गाबा ए बन सकता है। बेंजोडाइज़ेपीन्स मेनली आपके पास इसी के ऊपर एक्ट कर रही होती हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर कोई फ़र्क हो, मिसाल तो यहाँ पे अल्फा 2 हो तो उन पर भी बेंजोडाइज़ेपीन्स एक्ट करती हैं। तो थोड़े बहुत जो आइसोफॉर्म्स हैं यानी सिमिलर फॉर्म दूसरी होती है, उनके ऊपर बेंजोडाइज़ेपीन्स हमारे पास एक्ट कर रही होती हैं। बारबिचुरेट्स बेंजोडाइज़ेपीन्स जनाब वाली यहाँ पे ऐड कर रही है। अच्छा, ये तो बात को समझ आ गई। अब ये जो रिसेप्टर है, इसमें एक तो वो जगह थी जहाँ पे आके गाबा अटैच होता है और वो क्लोराइड चैनल को ओपन करवाता है। ठीक, इसी तरह एक और साइट है, ये देख सकते हैं आप, ये साइट हमारे पास अल्फा और गामा रिसेप्टर के दरमियान में है। अगर रिसेप्टर के सब यूनिट्स आपको इतने क्लियर नजर नहीं आ रहे तो मैं आपको एक और डायग्राम दिखाता हूँ। ये बिग कैट की कलर डायग्राम है, चलो थोड़ा बंदे को शायद आसानी से याद रहे चीज़ें। तो यहाँ पे आपके पास गाबा के अटैच हो रहा था। ठीक है, अब ये साइट है, यहाँ पे हमारे पास बेंजोडाइज़ेपीन्स आके अटैच होते हैं। तो ये BZ रिसेप्टर, क्योंकि बेंजोडाइज़ेपीन रिसेप्टर्स हैं, इनको हम BZ रिसेप्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपके पास। अब दो तरह के BZ रिसेप्टर्स होते हैं, ये वैसे ही मैं आपको मजीद एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ। BZ1 और BZ2। मिनी कैट में BZ1 का ही जिक्र है दादा, BZ2 का ऐसे जिक्र नहीं किया हुआ। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ पे ये जो BZ1 रिसेप्टर्स होते हैं, ये कॉज करवाते, मतलब देखो सीधी सी बात है। अब ये जो गाबा है किसी एक जगह पे तो नहीं है, पूरे नर्वस सिस्टम का वन ऑफ द मेन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा। ठीक है, अब वो जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई बेंजोडाइज़ेपीन जिन पे एक्ट कर रहे हैं, या गाबा ए रिसेप्टर्स कहाँ पे हैं जी, थैलेमस में काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि सेंसरी इनपुट को आपको पता है स्क्रीनिंग कर रहा होता है। लिम्बिक स्ट्रक्चर्स के अंदर आ गए, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो कि बिगेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन है, तो इन रीजन्स में ज़्यादा मौजूद है। ठीक है, लेकिन है तो बहुत सारी जगहों पर। तो इसी वजह से मुख्तलिफ रिसेप्टर्स की मुख्तलिफ जगहों पर थोड़े मुख्तलिफ एक्शन वगैरह हो सकते हैं। तो बेंजोडाइज़ेपीन की जो BZ1 रिसेप्टर है ना, ये आमतौर पे इन्वॉल्व होते हैं इन कॉजिंग सेडेशन। ठीक है, और जो BZ2 हैं, मैंने आपको बताया BZ1 ही पढ़ना है हमने, BZ2 वैसे ही थोड़ा बहुत बस उन्होंने नाम लिखा हुआ है, मैं आप उसके बारे में आपको एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ, आउट ऑफ मिनी कैट्स बातें बता रहा हूँ मैं आपको। जो BZ2 रिसेप्टर्स होते हैं जाने वाली, ये आपके पास एंजाइटी की मॉड्यूलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जो वो सेडेशन वाली बात ही होगी तकरीबन। उसके अलावा एंटेरोग्रेड एमनेजिया करवाते हैं। एंटेरोग्रेड एमनेजिया का मतलब होता है कि जब ये एमनेजिया स्टार्ट हो उसके बाद कुछ भी आपको याद ना रहे। ठीक है, पुरानी यादें आज भी मौजूद हैं, लेकिन आइंदा आने वाली यादें जो है वो डेवलप नहीं हो सकी। और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो कह लो कि सोचने वाली चीज़ें और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, सोचने, थिंकिंग, तो इन चीज़ों में ज़्यादा BZ2 रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके होगी बात। अच्छा, अब ये जो रिसेप्टर है, जब ये जो किसके ऊपर है, ये रिसेप्टर BZ1 रिसेप्टर किसके ऊपर है, इस क्लोराइड चैनल पे गाबा एक रिसेप्टर जो मौजूद है। ठीक है, इसी के ऊपर एक साइट है, जैसे BZ1 भी एक साइट है, कईयों में BZ2 होगा, जाहिर सी बात है। अब ये BZ1 या BZ2 पर जब आके बेंजोडाइज़ेपीन लगता है तो क्या होता है, जब आके BZ1 या BZ2 पे बेंजोडाइज़ेपीन लगता है तो वो क्लोराइड चैनल को ओपन करवाता है, यानी गाबा की हेल्प करता है। गाबा भी ओपन करवाता है, ये भी ओपन करवाता है। तो जब भी इनके ऊपर आके एगोनिस्ट लगते हैं तो एगोनिस्ट इनको ओपन करवाते हैं। अब इसके एगोनिस्ट कौन कौन से हैं, इसके एगोनिस्ट आपके पास मेनली तो आगे बेंजोडाइज़ेपीन्स, बेंजो, और उसके अलावा बेंजोडाइज़ेपीन्स के जो बड़े भाई थे जो कि हमने कहा था ज़ेलेप्लोन, ज़ोलपीडेम, एसज़ोपिक्लोन, याद है जो सारे इंसोम्निया वाले मेनली ड्रग्स थे, ये भी इसी रिसेप्टर के एगोनिस्ट हैं, इसी रिसेप्टर पे जाके लगते हैं। अलबत्ता एक इनमें डिफरेंशिएटिंग बात ये है, बेंजोडाइज़ेपीन्स BZ1 पे भी लगते हैं, BZ2 पे भी अटैच होते हैं, जबकि जो Z वाले हैं, ये जो न्यूरो हिप्नोटिक्स के भी कहते हैं हम इनको, ये सिलेक्टिव हैं BZ1 के लिए। ठीक है, वैसे बेंजोडाइज़ेपीन में ज़्यादातर काम BZ1 के थ्रू ही करते हैं, लेकिन BZ2 पे भी लगते हैं। अलबत्ता ये जो है ये सिलेक्टिव है BZ1 के लिए। ऑल राइट, अब ये तो हो गया एगोनिस्ट। अब अगर बहुत ज़्यादा बेंजोडाइज़ेपीन किसी बंदे ने खा लिए हैं, कोई सुसाइडल डोजेज में ले लिया है या टॉक्सिसिटी हो गई है, वो ख़त्म कैसे करना है, तो ख़त्म करने के लिए एक और ड्रग है जो कि इसी रिसेप्टर पे आके लगता है, लेकिन लग के कहता है खबरदार बेंजोडाइज़ेपीन तुमने कोई काम किया, हाँ मैं किसी को काम नहीं करने दूंगा। तो इस फसाद की जड़ को या इस काम रोकने वाले को हम कहते हैं एंटागोनिस्ट। एक ही एंटागोनिस्ट जिसका नाम आपने याद करना है, और ये नाम याद करना इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। उसका नाम है फ्लूमेज़िनिल। तो फ्लूमेज़िनिल इस साइट पे लग के किसी और को काम नहीं करने देता, यानी कि बेंजोडाइज़ेपीन के भी एक्शन को रोकता है और इसके भी एक्शन को रोकता है। ये नहीं कह रहा उल्टा एक्शन करवाता है, हाँ इनके एक्शंस को रोकता है। यानी कि अगर ये सेडेशन कॉज करवा रहे थे, एंजाइटी खत्म करवा रहे थे, तो ये कहेगा सेडेशन कॉज ना करो, एंजाइटी खत्म ना करो। सही।
और एक और होते हैं ऐसे ड्रग्स जो कि इसी रिसेप्टर पे आके लगते हैं और रिसेप्टर पे लग के ऑपोजिट एक्शंस प्रोड्यूस करवा देते हैं, तो इनको हम नाम देते हैं इनवर्स एगोनिस्ट। ठीक हो गया कि जो ऑपोजिट काम करवा रहे हैं। इसमें आगे पास जो मेन कैटेगरी जो ड्रग्स आती है वो है बीटा कार्बोलिन्स। बीटा कार्बोलिन्स इनवर्स एगोनिस्ट हैं, यानी कि ये कहते हैं कि हम तो ये नहीं है कि इसके काम को रोकेंगे, बल्कि हम तो एंजाइटी कॉज करवाएंगे। इसको नाम दिया हुआ है एंजियोजेनिक है, हम तो कन्वल्सेंट इफेक्ट्स प्रोड्यूस करवाएंगे। सही हो गया। तो ये कन्वल्सेंट्स को रोकता है, कन्वल्शंस को रोकता है या एंजाइटी को खत्म करता है। ये कहता है तुम एंजाइटी को ना खत्म करो, जैसा है वैसे ही रहने दो, और ये उल्टा काम लेकर चलता है। ठीक हो गई बात। तो इस बेंजोडाइजेपिन के सेटअप लगने वाली 3 तरह की चीजें आपके पास आ गई बिग कैटसन के अंदर। ये देखो ना लाइगेंड्स उन्होंने एक बता दिया एगोनिस्ट, फिर एक बता दिया एंटागोनिस्ट, फिर एक बता दिया इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट में फर्दर फिर वो बीटा कार्बोलिन्स की भी एग्जांपल्स, ये एन ब्यूटाइल बीटा कार्बोलिन 3 कार्बोक्सिलेट। अब अगर किसी को डिप्रेस करना है तो आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हो। एन ब्यूटाइल मैं दिखा देता हूँ आपको, ये है, ये देखो, ठीक है, ये नाम याद कर लो अगर आपने किसी को डिप्रेस करना है तो। ऑल राइट। और जनाब वाली हमारे पास बेंजोडाइजेपिन्स के बारे में एक बात मैंने आपको और बतानी है, और वो ये है कि बेंजोडाइजेपिन्स गाबा को फैसिलिटेट करते हैं उसके इनहिबिटरी एक्शंस में। कैसे फैसिलिटेट करते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग ऑफ द क्लोराइड चैनल को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि यार अगर पहले एक गाबा के आने पे एक दफ़ा क्लोराइड चैनल खुल रहा था, अब 3-4 दफ़ा खुल जाया करे प्लीज़। सही हो गया। तो वो कह लो कि फ्रीक्वेंसी को ऐसे याद रखना ना, बेंजोडाइजेपिन, ठीक है, जेड है ना इसमें, तो वो जैसे फ्रीक्वेंसी ही बनाते हैं हम, ठीक है, तो इस तरह से शायद याद करना आपके लिए आसान हो कि फ्रीक्वेंसी ओपनिंग को बढ़ाते हैं। तो ओवरऑल आपके पास एक गाबा ए रिसेप्टर होते हैं, एक गाबा बी होते हैं। गाबा बी पोटेशियम का इफ्लक्स करवा रहे हैं, गाबा ए क्लोराइड का इन्फ्लक्स करवाते हैं। अब गाबा ए के ऊपर भी मुख्तलिफ साइड्स हैं, एक साइड जहाँ पे गाबा लगती है, एक साइड जहाँ पे बेंजोडाइजेपिन्स लगती हैं, जोरपेटेन वगैरह लगते हैं, और उनका एंटागोनिस्ट फ्लोमाजिनल भी लग सकता है और इनवर्स एगोनिस्ट ये भी लग सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी साइड हो गई। अब एक तीसरी साइड है जिस पे बारबिचुरेट्स लगते हैं। तो बारबिचुरेट्स एक टोटली सेपरेट साइड पे अटैच हो रहे हैं, इसी वजह से बारबिचुरेट्स जो हैं उनको फ्लोमाजिनल इनहिबिट नहीं कर सकता। यानी फ्लोमाजिनल बेंजोडाइजेपिन्स और जोरपेटेन के इफेक्ट को तो रोक सकता है, लेकिन बारबिचुरेट्स के इफेक्ट को नहीं रोक सकता, क्योंकि अब किसी बंदे बहुत बारबिचुरेट्स खा लिए हैं, हम फ्लोमाजिनल दे दें, फ्लोमाजिनल इस रिसेप्टर पर लगेगा, खबर किसी ने काम किया, बारबिचुरेट्स हट भाई, मैंने करना ही कहीं और काम है, तुम लगे रहो, तुम चाहे यहाँ पे अपना पूरा रोब जमा के रखो, तो मैं कहीं और पे काम कर। तो बारबिचुरेट्स को हम नहीं इनहिबिट कर सकते फ्लोमाजिनल से, बारबिचुरेट्स की साइड फर्क है। इसी तरह से अल्कोहल्स भी सिट्रिक एसिड प्रोडक्ट्स होते हैं और वो भी गाबा रिसेप्टर पे काम करते हैं और उनकी भी साइड फर्क है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ये डॉट बनाया हुआ, समझ लो यहाँ पे आके अल्कोहल लगते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल की भी साइड फर्क है। तो आपके पास एक ये बेंजोडाइजेपिन्स का भी रिसेप्टर होते हैं, जिसमें BG1 है, BG2 है। BG1 सेडेशन वगैरह में है, BG2 कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट वगैरह में है। फिर बारबिचुरेट्स की भी फर्क साइट है, अल्कोहल्स की भी फर्क साइट है। सही होगी बात। ऑलराइट, सेम साइट सिर्फ इनकी है, ये बेंजोडाइजेपिन जोरपेटेन इनकी सेम साइट होती है। बारबिचुरेट्स के बारे में एक और फर्क करने वाली बात ये है कि बेंजोडाइजेपिन जो थे वो क्या कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग को बढ़ा रहे थे, जबकि बारबिचुरेट्स जो होते हैं वो ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं। यानी कि बारबिचुरेट्स जो होते हैं, मैंने आर को तरह कर दिया कि आपको याद करने में आसानी हो, ये ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग को इंक्रीज करते हैं। सही होगी बात। तो ये कहते हैं कि भाई अगर पहले 1 सेकंड के लिए खुल रहा था तो अब 3-4 सेकंड के लिए खुलना चाहिए है। यहाँ तक बातें आगे बस तकरीबन कंप्लीट होती हैं। एक और बात यह है कि बारबिचुरेट्स होती हैं वो ग्लाइसिन को, ग्लूटामिक एसिड को, दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स को भी कुछ ना कुछ उनके ऊपर भी एक्शन रख रही होती हैं। जिस तरह गाबा आपके पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एक मेन इनहिबिटरी है ना, न्यूरोट्रांसमीटर, इसी तरह ग्लूटामिक एसिड एक एक्साइटेटिव न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर आपका ये बारबिचुरेट्स वगैरह जो होते हैं वो इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। और फिर आखिर में जोरपेटेन वगैरह आ जाते हैं। इनके बारे में आपको पता है, सिंपल सी मैंने आपको बता दी है कि एक तो ये BG1 पर अगर स्पेसिफिक है, ये BG2 पे इतना एक्शन नहीं करते। और गाबा ए जो है वो भी कहते हैं भाई जिनके अंदर अल्फा-1 सब यूनिट होगा ना, हमने उन पर ज़्यादा एक्शन करना है। जिनमें अल्फा-2 सब यूनिट, अल्फा-3 सब यूनिट इस तरह के होते हैं, उन पर ये खास एक्शन नहीं करते। और तीसरी बात ये कि फ्लोमाजिनल इनको भी इनहिबिट कर सकती है। अब आते हैं हम एक ग्राफ की तरफ, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा मजे का ग्राफ है। इसमें बड़ी सिंपल सी बात यह है कि बेंजोडाइजेपिन्स का जो एक्शन होता है वो सिर्फ गाबा को हेल्प करते हैं और कुछ खास नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आती है हमारे पास गाबा की डोज और यहाँ पे आता है गाबा का इफेक्ट। तो इतनी डोज ऑफ गाबा जो है वो एक पर्टिकुलर इफेक्ट प्रोड्यूस करवाती थी। अब जब हमने बेंजोडाइजेपिन्स दे दिए तो लेसर डोज ऑफ गाबा इफेक्ट प्रोड्यूस करवा पाएगी, तो ग्राफ जो है वो इस तरफ कुछ कर जाएगा। ठीक है, तो बेंजोडाइजेपिन्स की वजह से कह लो गाबा की पोटेंसी इंक्रीज कर गई है, लेसर डोज ऑफ गाबा उतना इफेक्ट प्रोड्यूस करवा पाता है। ठीक है, लेकिन बेंजोडाइजेपिन्स गाबा के बगैर कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ गाबा को हेल्प ही कर सकते हैं। सही हो गया। अब मैं आपको एक और ग्राफ अगर दिखाऊं तो जनाब वाली यहाँ पे वो एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें कहते हैं कि पिछले ग्राफ को भूल जाएं अब आप। सही है, अब ये ग्राफ है, इसमें वो कहते हैं कि भाई सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग जो है उसकी डोज को बढ़ाते जाते हैं, तो हम देखते हैं कि इफेक्ट्स में क्या चीज़ आती है। जो है ना आपके पास बेंजोडाइजेपिन्स,
उनकी अच्छी बात यह है कि यार ड्रग बढ़ाते जा रहे हो, इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर एक हद से ज़्यादा ओवरडोज ड्रग कर दोगे ना तो इफेक्ट एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ता, एक प्लेटू आ जाता है। अब ये नहीं है कि बढ़ाई जाओगे बंदा कॉमे में चला जाएगा, डेथ में चला जाएगा, बस इफेक्ट एक हद के बाद जाकर रुक जाता है। जबकि बारबिचुरेट्स जो होते हैं बड़े जालिम से होते हैं, बारबैरिक टाइप ऑफ होते हैं, इनका इफेक्ट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही, ये पुरानी किस्म के ड्रग्स हैं यार, डेंजरस होते थे, हम तो खैर कम यूज़ करते हैं हम, लेकिन इनका इफेक्ट बढ़ ही जाता है। क्यों? क्योंकि बेंजोडाइजेपिन्स गाबा को हेल्प करते हैं, मिमिक करते हैं, जबकि बारबिचुरेट्स जो होते हैं वो बस गाबा वाला काम खुद भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप बारबेक्यू करो ना, तो बारबेक्यू में आपको पता है एक चीज़ होती है पेट्रोल, पेट्रोल से भी आग बढ़ती है, और एक होती है वो जो पंखी से हवा दे रही होती है, साथ पंखा लगा होता है कोयलों को हवा देने के लिए, उससे भी आग बढ़ती है। लेकिन जो पंखा होता है वो कोयलों को ही मजीद दहकाता है, जबकि जो पेट्रोल होता है वो तो नए सिरे से आग लगा छोड़ता है ना, उसका तो कोई हद ही नहीं है। अब जितना ज़्यादा पेट्रोल डाली जाओगे उतनी ज़्यादा आग लगती जाएगी। पेट्रोल से तो आप बहुत बड़ी आग लगा सकते हो, लेकिन हवा जितनी मर्जी दे लो एक हद तक आग बढ़ेगी। हवा ने सिर्फ कोयलों को हेल्प करनी होती है, ठीक है। तो हवा है आपके पास बेंजोडाइजेपिन्स की तरह, जो एक हद तक काम को बढ़ा सकता है, एक हद से ज़्यादा आग इंक्रीज नहीं कर सकते, तो ज़रा सेफ चीज़ है, सेफर ड्रग्स टू यूज़ है। जबकि बारबिचुरेट्स है पेट्रोल की तरह, बारबिचुरेट्स पेट्रोल की तरह, जितने दिए जाओगे आग उतनी बढ़ती जाएगी, इफेक्ट उतने बढ़ते जाएंगे, हत्ता कि बंदा डेथ तक जा सकता है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।